हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट, एलडी ग्रेड सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने या चंद्रशेखर ने? राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रतिपादन जो है एम एन राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण सब, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर किया था। और किंतु दल विहीन प्रजातंत्र के सिद्धांत का जो व्यवस्थित है वो इन्होंने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सार्वजनिक दल भाग नहीं लेते हैं? प्रदत्त विधि व्यवस्थापन में, विधि निर्माण में या निर्वाचन में या शासन? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदत्त विधि व्यवस्थापन। प्रदत्त विधि व्यवस्थापन एक वह प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, जिसमें विधानमंडल शासन की किसी अन्य शाखा को, जैसे विधानमंडल है, ठीक है, वो शासन की किसी अन्य शाखा को विशेषता जैसे कार्यकारी और प्रशासनिक सत्ताधारियों के ऐसे नियम और विनियम, ठीक है, नियम और विनियम बनाने का अधिकार देता है कि जो कानूनी रूप से क्या हो, मान्य हो। ठीक है, और राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ने के साथ साथ व्यवस्थापिका के सदस्य बनकर, ठीक है, चुनाव लड़ने के साथ साथ व्यवस्थापिका के सदस्य बनकर, ठीक है, शासन में भाग लेते हैं। जबकि प्रदत्त विधि विधि व्यवस्थापन मुख्यतः रूप से नौकरशाही का काम है। ठीक है, क्या काम है? नौकरशाही जिसे कहा जाता है। ठीक है, नौकरशाही का काम है। और यह राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल जनमत जागृत करते हैं, नीति संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं, सत्ता प्राप्ति करते हैं, नीति संबंधी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि रॉबर्ट सी बोन के अनुसार, किसके अनुसार? रॉबर्ट सी बोन, इनके अनुसार दबाव समूह राजनीतिक क्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों का संयोजन है जो शासन क्रिया पर बिना औपचारिक नियंत्रण किए, ठीक है, बिना औपचारिक नियंत्रण प्राप्त किए समाज में मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण में अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता के मुद्दे बनाता है। ठीक है, तो जैसा कि दबाव समूह राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण मेन अंतर ये हो जाता है कि दबाव समूह सामने नहीं आते हैं, पीछे से कार्य करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वो हमेशा सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह कभी भी इस तरीके सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्याख्या के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा वीयर के अनुसार संवैधानिक सरकार, ठीक है, के अनुसार संवैधानिक सरकार का अभिप्राय या इसका मतलब यह है कि संविधान की शर्तों के अनुसार चलने से कुछ और अधिक है। यानी जो संविधान की शर्त है उसके चलने से कुछ अधिक है। इसका अभिप्राय मनमानी सरकार के विरुद्ध, जो मनमानी सरकार है, ठीक है, मनमर्जी नियमानुसार राज्य चलने वाली सरकार से है, जो कि लोकतांत्रिक राज्यों में ही यह संभव है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार के विरुद्ध, ठीक है, मनमानी सरकार के विरुद्ध एक नियमानुसार चलने वाली, ठीक है, मनमानी जो सरकार होती है उसके विरुद्ध एक नियमानुसार चलने वाली, और यह एक लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक जो है ये राज्यों में ही ये संभव है। संवैधानिक शासन का अर्थ
यहाँ पे सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान व्यवस्था के अनुरूप जो शासन चलता है, विधि के शासन पर आधारित शासन चलता है, लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद बल देता है किस पर, शक्तियों के वितरण पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या राष्ट्र की एकता पर। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्र की एकता पर बल देता है भारतीय संघवाद। अनेक जातियां हैं हमारे देश में, लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, तो ऐसा हमारा विशाल देश है, जनसंख्या वाला भारत देश। और जैसा कि संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल संघीय जो व्यवस्था थी वही एकमात्र इसका जो है प्रणाली थी। और संविधान निर्माता बहुत सोच समझकर, विचार विमर्श कर कर ये जो है ये उन्होंने ये संविधान का निर्माण किया था इस तरीके से। और अनेकता में एकता की अवधारणा को, यानी अनेकता में एकता, ठीक है, तो अनेकता में एकता की अवधारणा को इन्होंने अस्थायी मूर्त रूप देना चाहते थे, और वास्तव में वह एकता को अनश्वरता प्रदान करना चाहते थे। और इसीलिए देश के हितों को प्रभावित करने वाले अनेक विषयों में उन्होंने राज्यों की अपेक्षा, ठीक है, संघ शक्ति, ठीक है, संघ की जो शक्ति है उसको क्या किया है, सर्वोपरि रखा है इसी वजह से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर बल देता है। 6 क्वेश्चन है, संघात्मक राज्य की केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन करके, केंद्र और राज्य की उसकी सहमति पर। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सी हो जाएगा, संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो संघात्मक राज्य में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, ठीक है, सर्वोच्चता पाई जाती है। और संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जैसा कि विभाजन, ठीक है, उल्लेख है उसका। और केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन के लिए संविधान जो है संशोधन वही एकमात्र विकल्प होता है, ठीक है, उपाय है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली जिन सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वह है शक्तियों का विलयीकरण, शक्तियों का विभाजन, सामूहिक उत्तरदायित्व, या शक्तियों का पृथक्करण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का विलयीकरण जो है सर्वाधिकारवादी शासन की विशेषता है। इसका विशेषता है सर्वाधिकारवादी, ठीक है। और सामूहिक उत्तरदायित्व तो संस्थात्मक शासन में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, संस्थात्मक शासन में, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है। और अध्यात्मक शासन प्रणाली में शासन के तीनों अंग, दो अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें शासन के तीनों अंग होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण की व्यवस्था होती है, ठीक है। इस तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के लिए चुने जाते हैं, लोकप्रिय सदन के लिए चुने जाते हैं, सी है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, और डी है मंत्री बनने के पश्चात व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और न ही उसकी जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें भाग लेते हैं। कार्यपालिका के सदस्य न विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं इसमें न तो विधेयक ही प्रस्तुत कर सकते हैं, और न ही विधेयक जब पारित होता है, पारित होने में उसका हाथ बटा सकते हैं। और इसी तरह विधानमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति प्रशासकीय विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यात्मक शासन व्यवस्था में।
नेक्स्ट है, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान है किंतु बोलने के लिए जीवा नहीं है। यह कथन किस पर लागू होता है? ब्रिटिश सम्राट पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर, ब्रिटिश न्यायपालिका पर, कॉमन सभा के अध्यक्ष स्पीकर पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमन सभा के अध्यक्ष या स्पीकर पर। देखिए, ब्रिटेन में यह परंपरा बन गई कि स्पीकर जो होता है वो क्या होता है? निष्पक्ष। ठीक है, यह परंपरा बनी है। और पदारूढ़ होने पर वह अपने दल से पूर्णतया संबंध विच्छेद कर लेता है। ठीक है, पदारूढ़ होने पर वो जो अपना उसका दल होता है उससे वो क्या करता है? संबंध विच्छेद कर लेता है और अपना कार्य बिना किसी दलीय भेद, यानी किसी दल का ना हो के बिना किसी दलीय भेदभाव के करता है। ठीक है, अच्छी बात भी है एक तरीके से। और उसके निर्दलीय होने पर इतना बल दिया है कि उसने अपने चुनाव प्रचार तक में भी वह कोई भाग नहीं लेता है। इतना ज्यादा बल दिया कि चुनाव प्रचार में भी वो भाग नहीं लेता। ठीक है, और अपनी निर्दलीयता तथा निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए स्पीकर वाद विवादों में भी कोई भाग नहीं लेता। जो वाद विवाद आदि होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सब कुछ में भाग लिया जाता है। और इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि बोलने के लिए स्पीकर के पास जीवा नहीं है, इसी बात के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होती है वो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कॉमन सभा के अध्यक्ष या स्पीकर पर। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासन प्रणाली के अविच्छेदम तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका विधायिका का विलयन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधायिका का विलयन। संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधान सभा के सदस्यों में से चुनी जाती है और यह उसके प्रति क्या होता है? उत्तरदायी। ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निरंतर क्या होता है? संपर्क जो है इनका लक्षण होता है। और कार्टर व हर्ज ने कहा है, ठीक है, कार्टर व हर्ज ने कहा है कि इनके अनुसार संसदीय प्रणाली सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अंगों के अतः शासन पर आधारित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका का विलयन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय शासन प्रणाली का अधिकतम तत्व है। नेक्स्ट है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने से पहले, माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। ठीक, ये मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। और माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947, 3 जून 1947 को, ठीक है, पेश किया गया। तो यहाँ पे देखिए 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, और जो है कि ये स्थापना हुई ये। और क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च, ठीक है, 1942 में आया। और जैसा कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, और ये जो है माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो पूछा है कैबिनेट मिशन आने के बाद, क्योंकि 1942 में कैबिनेट जो है ये आया और उसके बाद ये 24 अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में आया और ये अगस्त में, ठीक है, फिर बाद में अगस्त में आया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बाद आया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, फिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1793। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा
1773 तक बंगाल, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंटियां अलग व क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, बम्बई, बॉम्बे या मुंबई, बंगाल और मद्रास। अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को बंबई व मद्रास की प्रेसिडेंसी पर संप्रभु बना दिया गया था और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जो है प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? बंगाल का जो गवर्नर था। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी 18 भाषाओं का। तो जो अनुसूची है उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब 92वां संविधान वो हुआ था संशोधन, ठीक है, 92वां संशोधन जब हुआ था तो इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बहुत पूछता है हर एग्जाम में। बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये सारी चारों भाषाएं जोड़ी गई थी और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? अब 22 हो गई है। ठीक है, पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 का, 4 और जोड़ी गई 92 और संविधान संशोधन द्वारा, तो 22 हो गई है। ठीक, 14 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना में मदद करना, भारत का विभाजन, सी है सत्ता हस्तांतरण के समय गवर्नर जनरल की सहायता करना और डी है भारतीयों को सत्ता सौंपना। ठीक है, राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीयों को सत्ता सौंपना। तो मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का आयोग 23 मार्च, 3 सदस्यों का आयोग जैसा कि आया था कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946। ठीक है, तो भारत उद्देश्यों से भारत आया था और भारतीय संविधान के आधार समझौतों को तैयार करना व सत्ता हस्तांतरण एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों को सत्ता सौंपने का उद्देश्य। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है? 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन, 41वां संशोधन। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 44वां, ऑप्शन ए हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा संविधान द्वारा जो है ये आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है, 44वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आशा करती हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।